राजनीति में सियासत भी होती है, षड्यंत्र भी होते हैं, विरोध भी होता है। पहले आप फौज में जाना चाहते थे और आज आप राजनीति में हो, ऐसा क्यों सर? क्योंकि सामने बड़ी भीड़ थी तो मेरी टांगें कांपी, मेरा हलक सूख गया और मैंने तो हनुमान जी का नाम लेके शुरुआत करी। काम वही किया पर दूसरे तरीके से किया। जो कि यूथ में से निकलेंगे वो किस तरह की आइडियोलॉजी वाले होंगे? लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि उसको तिरंगे के प्रति प्यार है, उसको अपने धर्म के प्रति लगाव है, इसलिए वो प्रयाग में डुबकी लगाता है। और मन में खुराफात जम गई कि यहाँ से प्रसारण करेंगे। बाद का काम तो फिल्मी स्टाइल में था। पुलिस आ गई, खूब कुटाई हुई, 7 दिन सेंट्रल जेल में रहे। सर बीजेपी के अलावा आपका कोई पसंदीदा नेता? अपने आप में एक आइकन है। सर आतंकवाद को अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? यानी आतंकवाद के 9 ठिकाने और भारत इतना इक्विप्ड है कि 9 के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। सबसे बुरा वक्त कौन सा देखा आपने? पार्टी ने मुझे अवसर दिया और मात्र 329 वोटों से मैं चुनाव हार गया। वो मेरे लिए एक बड़ा सदमा था, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा भाई ने मुझे यहाँ तक छोड़ा। पिताजी की बड़ी मंशा थी। उस समय को याद करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। पैसे ना होने की वजह से आपकी मां ने अपने कान की बालियां बेच दी थी सर। क्या, लेकिन ये अद्भुत है कि एक माँ अपने बेटे की और इच्छा को कैसे पूर्ति करती है, कैसे कंप्रोमाइज करती है। क्या आपको कभी लगता था कि एक दिन आप राजस्थान बीजेपी के प्रेसिडेंट होंगे? ईश्वर ने मुझे शक्ति दी, मेरे माता पिता का मुझे आशीर्वाद मिला। मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे जो भूमिका दी मैंने ईमानदारी से, पुरुषार्थ से उसको पूरा किया। कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं आप? गुरु के रूप में तो संगठन ही था। आज अगर आपको अपने 25 साल के करियर में सिर्फ एक मूवमेंट हाईलाइट करना हो जिसके लिए आप ट्रूली प्राउड हो, वो क्या होगा सर? मुझे लगा कि एक बार की तो दुनिया जैसे खत्म हो गई। काफी मजा आएगा आपको आगे। Guys, my name is Prince and welcome to the Prince World. तो दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ है डॉक्टर सतीश जी पुनिया। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर, आप 2029 का इंडिया का फ्यूचर कैसे देखते हैं? देश की जो रफ्तार है उससे मैं केवल 29 नहीं, मैं तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब भारत के 100 साल होंगे तो भारत दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा जी। मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में जिस तरीके से पिछले 11 सालों में देश ने एक उत्कृष्ट उन्नति करी है जी, वो एक कल्पना जरूर हमें देता है कि हम लोग वास्तव में दुनिया की एक अच्छी सुपर पावर बनने की दिशा में, विकसित देश बनने की दिशा में अग्रसर निश्चित रूप से होंगे। तो 29 से एक पड़ाव होगा, लेकिन मंजिल 47 है। जी सर। सर, एबीवीपी से जुड़ने का मुख्य कारण क्या था 1982 में? विद्यार्थी परिषद से जुड़ना तो एक संयोगवश ही हुआ था कि मैं 1982 में पढ़ने के लिए आया था और दुर्योग से जो भाई मुझे छोड़ने के लिए आए थे उनकी कुछ दिनों बाद देहांत हो गया था। जी सर। तो मैं गांव से अकेला था और उस दौर में विद्यार्थी परिषद के लोग आए, मैं संघ के लोगों के संपर्क में आया, उनके आचार विचार अच्छे लगे, उन्होंने मुझे संभाला, हौसला दिया। जी। तो जुड़ने का कारण तो एक स्वाभाविक सा एक इस तरीके की परिस्थिति थी, लेकिन कालांतर में मैं जुड़ता चला गया। मुझे अच्छा लगा जी कि एक बिना किसी भेदभाव के एक अच्छे विचार के लिए एक परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं, तो धीरे धीरे मेरे जुड़ाव का कारण बना। जी सर। एबीवीपी के किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आपको जाना था और पैसे ना होने की वजह से आपकी मां ने अपने कान की बालियां बेच दी थी सर। ये खबर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होती है, क्या ये सच है या लोग ऐसे ही बना के? नहीं, बनावट कुछ नहीं है, इसमें हकीकत है। इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि संगठन का काम मेरा पैशन था। उस दौर में जिस बात का ये जिक्र किया, तो परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं पटना में अधिवेशन में मुझे जाना था। जी सर। और उस दौरान पढ़ाई के लिए घर से ही पैसे आते थे, लेकिन बहुत लिमिटेड से आते थे। तो उसमें फीस का
रहने सहने का जो खर्चा बड़ी मुश्किल से निकलता था, और यही कारण है शायद कि इसके कारण दूसरे शौक भी नहीं हुए। ऐसे होते तो पता नहीं मैं किस रास्ते पे होता। तो ये भी अच्छा था, ईश्वर ने शायद ये दिन इसीलिए दिखाया होगा। लेकिन वो जो दिन था वो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मुझे जाना था, और मैंने जब क्योंकि बच्चा सबसे पहले पिता से पहले अपनी माँ को बोलता है, तो मैंने माँ को ही कहा कि ऐसे ऐसे मुझे जाना है। तो वो मुझे बाद में ध्यान आया कि वो जब मैं अधिवेशन से जब वापस आया तो अचानक निगाह गई तो उनके कान सूने थे। तो ये सच है, लेकिन उस संगठन के काम के जज्बे नहीं उस चीज़ को उस तरीके से किया। लेकिन ये अद्भुत है कि एक माँ अपने बेटे की और इच्छा को कैसे पूर्ति करती है, कैसे कंप्रोमाइज़ करती है। तो ये हुआ ऐसा। सबसे पहले आप फौज में जाना चाहते थे, फिर आप डॉक्टर बने और आज आप राजनीति में हो, ऐसा क्यों सर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो व्यक्ति की खुद की इच्छाओं से, उसकी कल्पनाओं से, उसके सपने से जुड़ी होती हैं। ये बात सही है कि मैं या मेरे कुछ मित्र हम लोग डॉक्टर बनने के लिए आए थे जी उसमें से कुछ बने भी, कुछ की दिशा बदली, कुछ नहीं बन पाए। जी लेकिन मैं डॉक्टर बना कालांतर में, पर मैं डॉक्टर बना पीएचडी करके। जी मैं स्टेथोस्कोप का डॉक्टर फिर भी नहीं बना। जी फौज में जाना मेरी मन की इच्छा थी, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा, सामाजिक कामों से जुड़ा। जी तो देश के प्रति कुछ करें, किस तरीके से करें, तो उसमें सहज रूप से एक दिशा मिलती थी कि सेना एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो एक उसका मैंने प्रयास भी किया। जी 2 बार सीडीएस का एग्ज़ाम दिया, मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन फिर राजनीति में आने के बाद मैंने काम वही किया, पर दूसरे तरीके से किया। जी आप सर राजगढ़ चूरू जैसे एक सिंपल बैकग्राउंड से आए हो, जहाँ से पॉलिटिक्स का सोचना भी अनकॉमन होता है। क्या आपको कभी लगता था कि एक दिन आप राजस्थान बीजेपी के प्रेसिडेंट होंगे? नहीं, ये सोचा तो नहीं था। जी और जिस समय शुरू की थी उस समय तो बहुत कल्पना से भी दूर लगता था। परिवार का परिवेश जरूर सामाजिक और राजनीतिक था, लेकिन इस स्तर पे भी नहीं था। सामान्य तौर पर एक तालुका की, गांव की जो राजनीति होती है वहीं तक सीमित थे। जी लेकिन ये समझ में आया कि जिन लोगों की राजनीति में काम करने की इच्छा होती है और उनको अवसर जरूर मिलते हैं। जी तो मैं तो एक जज्बाती सा कार्यकर्ता था, काम करता था। राजनीतिक तौर पर यूँ कहें तो मेरा कोई आका नहीं था जिसकी चर्चा आजकल चलती है, गॉडफादर होना चाहिए। लेकिन संगठन मेरा गॉडफादर था, और उस संगठन ने ही मुझे दिशा दी और संगठन ने मुझे काबिल बनाया। जी कल्पना तो नहीं थी, लेकिन मुझे इस बात का गौरव है और इस बात का फक्र है कि मेरी पार्टी ने मेरे जैसे एक सामान्य परिवार के सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा करके जिम्मेवारी दी। तो मेरे लिए वो चुनौती भी थी और गौरव भी था। जी सर, आपकी सर माँ की उम्र 95 के आसपास है। इतनी बिजी लाइफ में क्या आप उन्हें आज भी समय दे पाते हैं? बिल्कुल, माता जी का आशीर्वाद है और उसी के कारण मैं बहुत विश्वास के साथ काम कर पाता हूँ, और लगभग उनसे किसी न किसी रूप में आशीर्वाद मिल ही जाता है। जी तो कितनी व्यस्तता हो, लेकिन माता जी से मेरा अक्सर मिलना होता ही रहता है और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। जी जब आप पहली बार स्टेज पे बोले या फिर रैली संभाली, उस वक्त क्या नर्वसनेस थी या एक नेचुरल फ्लो था? यूथ में भी स्टेज फियर होता है सर, हाउ डिड यू ओवरकम दैट? मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है, शायद ये 1988 की बात है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शैक्षिक सुधार आंदोलन था, जी और उस समय मैं जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महानगर इकाई का महानगर सह मंत्री था। जी और मुझे एकदम से मंच के संचालन के लिए मुझे कहा गया। जी तो जैसा आमतौर पर गांव के और किसी सामान्य कार्यकर्ता के साथ होता है, मेरा ऐसा हुआ। क्योंकि सामने बड़ी भीड़ थी तो मेरी टांगें कांपी, मेरा हलक सूख गया, और मैंने तो हनुमान जी का नाम लेके शुरुआत करी। और जब मैं नीचे उतरा तो लोगों ने कहा बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। मुझे आज तक पता नहीं लगा बढ़िया क्या हुआ, लेकिन उस दिन जो शुरुआत हुई थी, क्योंकि उस समय जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मंच पे चढ़ाया, मैं मना करता रहा। तो मुझे लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक इस तरीके की पाठशाला है जो सीखने का, सिखाने का अवसर देती है। उसके बाद
वो दिन था। और उसके बाद वाजपेयी साहब की सभा में एक दफ़ा सीकर की सभा में 1.5 घंटे तक भाषण का अवसर मिला। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जो लोकसभा की रैलियां थी उनके संचालन का अवसर मिला। तो 1988 की टांगे कांपने और हलक सूखने के बाद का जो कॉन्फिडेंस था उसने मुझे इस मामले में तो कम से कम बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। जी सर, बीजेपी का कोर आइडियोलॉजी नेशनलिज्म, हिंदुत्व, उससे यूथ कभी कभी डिसकनेक्टेड फील करता है। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या हिंदुत्व मॉडर्न भी हो सकता है? दुनिया में जितने विचार हैं, जो शासन पद्धति हैं और जो जिस विचार से शासन खड़ा होता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ विचार राष्ट्रवाद का ही है। और केवल मैं नहीं कहता, आज से नहीं, बहुत पहले से जी यूरोप से लेके दुनिया के तमाम देशों में। भारत में थोड़ा इसलिए इस बात की चर्चा ज़्यादा होती है कि हम उदार हैं, सहिष्णु हैं, हमने हर जाति पंथ मजहब को इज्जत दी है, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने ये आज़ादी सबको दी है। और इसलिए इस लिबर्टी में इस चीज़ की चर्चा जरूर होती है। लेकिन राष्ट्रवाद ये देश का नैसर्गिक विचार है, ये भारत की ताकत है जी और यही विचार देश को आगे ले जाएगा। और देश नहीं, मैं तो कहता हूँ दुनिया को ले जाएगा। जी हर व्यक्ति को अपनी मिट्टी पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी ज़मीन पर एक यकीन करना और उसको उसके भरोसे आगे बढ़ना, ये सबको अच्छा लगता है, उसका स्वाभिमान रखना। तो मुझे लगता है कि भारत के लोग जब राष्ट्र की बात करते हैं, और राष्ट्र कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये सीधी सीधी जो विचार हम लोग बहुत परंपरा से जो लेके आए हैं, उसमें देश का मतलब, प्रदेश का मतलब ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। उसकी एक निश्चित आबादी होती है, उसके नागरिक होते हैं, उसकी संस्कृति होती है, उसकी विरासत होती है, उसका इतिहास होता है। और इस मामले में हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत का एक बड़ा समृद्ध इतिहास है। और इसलिए मुझे लगता है कि अल्टीमेटली देश का जो अल्टीमेट विचार है, क्योंकि देखिए एक ज़माने में एक नारा लगा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, जी और 100 वर्षों बाद उस नारे के खिलाफ लोग खड़े हो गए, उन्हीं मूर्तियों पर थूका गया, वो मूर्तियाँ तोड़ी गई, वो विचार लगभग खत्म होने के कगार पर है। तो अतिवाद कहीं नहीं चलता। पूंजीवाद के बारे में भी लोगों में बहुत भ्रम और धारणा थी, साम्यवाद के बारे में जो मैंने कहा इस तरीके की चर्चाएं थी। लेकिन हमारे जैसे देश में, और बल्कि मैं तो कहता हूँ हर देश, दुनिया के हर देश को अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से स्वाभिमान होना ही चाहिए। और भारत के लिए जिसकी एक नैसर्गिक ताकत है ये विचार, तो उसके लिए उत्कृष्ट और उन्नत विचार राष्ट्रवाद का विचार है और इसका भविष्य बड़ा सुखद है। सर, 2025 चल रहा है, एआई और टेक्नोलॉजी का टाइम। तो आने वाले समय में नए लीडर्स जो कि यूथ में से निकलेंगे, वो किस तरह की आइडियोलॉजी वाले होंगे? देखिए, मैं देखता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। कोई समय में रंगीन टीवी का बड़ा क्रेज होता था, उस ब्लैक एंड वाइट टीवी से रंगीन टीवी आया जी उसके बाद में इंटरनेट आया, उसके बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद में और सारी तकनीकी आ गई। इस सारी तकनीकी के बीच में भी आप देखेंगे कि मंदिरों में लोग जाते हैं, नौजवान 19-20 साल का नौजवान कंधे पर लैपटॉप लटकाए हुए खड़ा होता है। जी राजनीति में सियासत भी बड़ी संख्या में कथाएं होती हैं, उसमें लोग जाते हैं। जो हमारा प्रयाग में कुंभ हुआ, वो अपने आप में उदाहरण था कि उसमें 8 साल से 80 साल तक के हर व्यक्ति ने सामने बड़ी, वो किसी तो मेरी बिरादरी का होगा, किसी क्षेत्र का होगा, किसी ट्रेड। मैंने तो हनुमान जी का नाम लेके के देशों से लोग काम वही किया, पर दूसरे तरीके। यानी नया व्यक्ति, नई पीढ़ी का व्यक्ति, नई जनरेशन जो कि यूथ में से वो, ये मैं मानता हूँ कि वो कैरियरिस्टिक तो है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ, ये भी देखता तिरंगे के प्रति, तिरंगे के प्रति, उसको अपने धर्म के प्रति लगाव, अपने धर्म के प्रति लगाव, इसलिए वो प्रयाग में डुबकी लगाता है। तिरंगे के प्रति यार, इसलिए वो प्रसारण कर तिरंगा फहराता है। बाद का काम तो फिल्मी स्टाइल में था। पुलिस आ गई, पीढ़ी हटाई हुई, 7 दिन सेंट्रल जेल में रहे। कैरियरिस्टिक होने के नाते रोजगार या बीजेपी के अलावा आपका कोई पसंदीदा नेता, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये मुद्दे हो सकते हैं, अपने आप में एक आइकन है। अल्टीमेटली वो देश से विमुख नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इसमें इतना ही है कि यानी आतंकवाद के 9 ठिकाने, और भारत इतना इक्विप्ड है, इंटरनेट के 9 ठिकाने, मोबाइल से या नई तकनीकी से उपजी हुई जो चीजें पार्टी ने मुझे अवसर दिया, और मात्र 329 तरीके से चुनाव हार कैसे करे, वो मेरे लिए अपने आप को संभालित कैसे रखे। उससे भी ज्यादा बड़ा भाई ने मुझे यहाँ तक धीरे धीरे खामियां आई है, साइबर क्राइम बढ़ गया,
उससे उपजी हुई उस समय चीजें को बहुत याद सारी करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल जो फ्रॉड के रूप में सामने आई। पैसे ना होने की वजह से आपकी मां ने अपने अधिकांश काम की नौजवान बालियां उसमें बेच दी थी, शिरकत सर। करने लगे। लेकिन शॉर्टकट अद्भुत है है पैसा कि कमाने का। एक माँ अपने बेटे उसके लिए की सरकारें और कानून बनाती, लेकिन मुझे इच्छा मैं ये को मानता कैसे हूँ पूर्ति कि करती है, कैसे कंप्रोमाइज करती है। सोशल अवेयरनेस क्या आपको इस कभी काम के लगता था लिए कि एक दिन आप जरूरी राजस्थान है। बीजेपी के प्रेसिडेंट होंगे? और इसमें ईश्वर ने खास मुझे तौर पर शक्ति इस दी, क्षेत्र में मेरे काम करने वाले, माता पिता खास तौर का पर मुझे आप जैसे आशीर्वाद लोग, मिला। मैं मुझे लगता है संतुष्ट वो हूं कि उसमें मुझे लीड जो ले भूमिका सकते हैं दी, कि नई पीढ़ी मैंने के लोगों ईमानदारी को से मोबाइल पुरुषार्थ का से एक उसको पूरा सीमित किया। उपयोग कौन सी और आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं? सुविधाजनक किसको follow उपयोग करते हैं आप? गुरु के रूप में लेकिन तो उसके संगठन साथ ही था। सावधानी आज अगर आपको इन अपने सबकी भी 25 साल जरूरत के है। करियर में तो सिर्फ एक नौजवानों मूवमेंट के हाईलाइट करना हो जिसके लिए आप शासन truly से proud संबंधित हो, मुद्दे वो क्या होगा सर? निश्चित रूप से उनके भविष्य को लेके, रोजगार को लेके, करियर को लेके मुझे लगा कि एक बार की तो पर वो देश दुनिया से जैसे विमुख नहीं खत्म होगा, होगी, उसको उसको एक दिशा देने की आवश्यकता है। सर एआई को लेके आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा डेंजर होने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि 90% जॉब्स इससे डिसरप्ट होगी। देखिए, जो कंप्यूटराइजेशन हुआ तो उसके आफ्टर इफेक्ट तो आई थे। जब ये सोशल मीडिया शुरू हुआ तो ऑर्कुट, आपको ध्यान होगा कि ऑर्कुट शुरू हुआ और लोगों में क्रेज था। जी। अब आज ऑर्कुट को कोई नहीं जानता, जी सर, नए ब्राउजर्स आ गए। नए आ गए। फेसबुक आई तो फेसबुक का भी एक मर्यादा सी हो गई। सामान्य व्यक्ति जो एक बटन वाले फ़ोन से, नोकिया के बटन के फ़ोन से लेके अब एंड्रॉयड ले लिया उसने, दूध बेचने वाला भी एक्सेस करता है उसको। जी। तो व्हाट्सएप का प्रभाव कुछ ज़्यादा है और उसी के कारण कुछ चीज़ें जाती हैं, पॉजिटिव भी जा रही, नेगेटिव भी जा रही हैं। जो नई तकनीकी है तो जो विज्ञान के साथ दुविधा है उसी तरीके की एआई के साथ भी होगी। जी। और मैं समझता हूँ कि एक इनका एक स्पान होता है, एक टाइम होता है, उसके बाद में लोग बोर भी होते हैं, उसके दुष्प्रभाव भी समझते हैं। तो अंतपंत तो मानव की जो नैसर्गिक बुद्धि है उसी पर आना पड़ेगा। आप पहनावे में देखें, किसी ज़माने में बेल बॉटम थी, उससे पहले छोटी मोरी की पैंट होती थी, आजकल वही पहनते नौजवान। जी सर। लोगों को पुरानी फिल्में अच्छी लगने लगी। जो बॉलीवुड के गानों की जो रीमिक्स आती है उसमें किशोर कुमार के गाने सैयारा में भी सुनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बदलाव तो आ ही रहा, तो लोग नई चीज़ों पे जाएंगे, नैसर्गिक चीज़ों पे जाएंगे, पुरानी चीज़ों की ओर लौटेंगे। जी सर, पॉलिटिक्स में एक चीज़ होती है, दिखना और टिकना। आपने अपने काम को मीडिया से ज़्यादा ग्राउंड पे रखा। क्या आज की डिजिटल पॉलिटिक्स में भी सेम फॉर्मूला चल सकता है? देखिए, मेरा अपना एक मानना है कि हालांकि जो राजनीति में लोग रहते हैं तो उनकी धारणा होती है कि उनको ज़्यादा दिखना चाहिए, मंच पर ही दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, हमेशा दिखना चाहिए। किसी समय मुझे भी लगता था, जो लोगों ने मुझे सलाह दी, इन्फ्लुएंस किया, लेकिन आज मैं अपने अनुभव से मुझे लगता है कि इन सब की आवश्यकता नहीं है। जी। आप जितना सहज, सरल और जितना अप्रोचेबल होंगे उतना आपको भी संतोष मिलेगा और जनता उसको ठीक से देखेगी। ये ठीक है कि लोग आपको अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छे मूड में देखना चाहते हैं, हर जगह देखना चाहते हैं और हर जगह जब ज़रूरत होती है तो उपलब्ध हो आप, इसकी भी अपेक्षा रखते हैं। पर मुझे लगता है कि आज के दौर में चीज़ें बदल गई, प्रोटोकॉल एक शब्द आ गया, उसके बाद सिक्योरिटी एक शब्द आ गया, लेकिन फिर भी हमारे लोकतंत्र में कुछ अपवाद छोड़ दीजिए तो लोग अपने बीच में रहने वाले लोग को पसंद करते हैं, सादगी को पसंद करते हैं, सहजता को, सज्जनता को पसंद करते हैं। और इसलिए ये किसी व्यक्ति का एक हथियार अच्छा हो सकता है। और इसलिए मेरा अपना अनुभव है कि जितना सहज सरल रहा जाए उसका एक आनंद है। बाकी समय के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं, कुछ लोग उसको अपनाते भी हैं, उसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन समय अनुकूल तरीके से उसको, यदि अनुशासित तरीके से यदि उस पर कायम रहा जाए तो इसका एक अपना आनंद है। जी सर, जब आप महाराजा कॉलेज में थे ग्रेजुएशन के टाइम, तब आपने अपने भुजा जैसे भाई को खोया और पिताजी को भी। ये टाइम आपके लिए कितना मुश्किल था और उस समय आपने अपने आप को मजबूत कैसे बनाए रखा? देखिए, किसी भी आदमी के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा नहीं कि जिसको इन सारी परिस्थितियों से मुकाबला नहीं करना पड़ा हो। जी। मैं कोई बिरला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, लेकिन मेरे लिए वो एक बड़ी चुनौती थी कि गाँव से आया और एक भाई ने मुझे यहाँ तक छोड़ा। पिताजी की बड़ी मंशा थी। उस समय को याद करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा कि विद्यार्थी परिषद एक माध्यम बना जिसने मुझे उस माहौल से बाहर निकाला, लेकिन बहुत कठिन दौर था। जी सर। सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन सर। वो वक्त जब आपने राजस्थान बीजेपी का
जब आपको अध्यक्ष बनाया गया, क्या वो डिसीजन आपके लिए सडन था या आपको पता था पहले से कि मैं काबिल हूँ इस चीज़ के लिए? हमारे यहाँ बहुत पहले से चीज़ों का पता नहीं होता है, लेकिन काम करते जैसे खिलाड़ी को अपनी परफॉर्मेंस से एहसास होता है कि आप जब अच्छा कर रहे होते हो तो निश्चित रूप से आपको जीत भी मिलती है, परिणाम भी मिलता है और उसका प्रतिफल भी मिलता है। जी। मेरी अपेक्षा नहीं थी कि पार्टी मुझे बनाएगी, लेकिन उस समय मुझे ज़रूर ये मेरे लिए प्रसन्नता थी, चुनौती भी थी। जैसे मैंने कहा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसका बहुत कोई आका नहीं हो, किसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं हो और एकदम से इतने बड़े दल के इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेवारी देना, तो वो भरोसा था। मेरे लिए आश्चर्य था कि मुझ पर भरोसा किया और मैं तमाम प्रतिकूलताओं के बाद, आशा निराशा के बीच में, हार जीत के बीच में, अच्छे बुरे के बीच में, पसंद नापसंद के बीच में, सफलता विफलता के बीच में, परफॉर्मेंस के बीच में, मैं अपने आप को संतुष्ट पाता हूँ कि 3.5 वर्षों में जो मुझे जिम्मेवारी मिली थी उसमें कोविड का पूरा कालखंड था, विपक्ष में थे, मैं विधायक भी था, तो सदन में मेरी जिम्मेवारी थी, सदन के बाहर सड़कों पर लड़ना था। आज मैं आपके इस मंच पे ये कह सकता हूँ कि पूरे भरोसे के विश्वास के साथ में कि ईश्वर ने मुझे शक्ति दी, मेरे माता पिता का मुझे आशीर्वाद मिला, कार्यकर्ताओं का अप्रतिम स्नेह मिला, राजस्थान के जनमानस ने मुझे बहुत आशीष दिया और इसलिए मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे 3.5 वर्षों में, मैं कोई राजनीतिक किसी भी तरीके से चर्चाओं में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे जो भूमिका दी मैंने ईमानदारी से, पुरुषार्थ से उसको पूरा किया। सर, आपने बताया आपका कोई आका नहीं था, तो आप फिर कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं आप? नहीं, आका का मतलब ये है कि आप किसी एक नेता के चहेते हो और फिर वो आपके विकसित होने में सहयोग करे या आप उसका अनुसरण करें। सपोर्ट सिस्टम। राजनीतिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी आकृष्ट करते थे कि उनके काम करने की शैली, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत जी और ललित किशोर चतुर्वेदी जी अपने आप में इस तरीके के नेता थे कि जिनसे सीखा जा सकता था, मैंने सीखा भी। जी। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि जिसको 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का अवसर मिला और इसलिए मुझे सीखने को बहुत मिला। पर यदि आप कोई गुरु कहेंगे, आका कहेंगे, नेतृत्वकर्ता कहेंगे, तो मेरे लिए तो मेरा संगठन ही मेरा आका था। जी सर। जिसने मुझे सिखाया, मुझे पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया और इसलिए व्यक्ति की आवश्यकता उस रूप में नहीं थी, व्यक्ति की आवश्यकता सीखने के लिए थी। गुरु के रूप में तो संगठन ही था। थैंक यू सर। आपको अब हरियाणा बीजेपी का इंचार्ज बनाया गया है। डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट वोटर्स, आप कैसे माइंड शिफ्ट करते हैं बिटवीन 2 रिलीजन्स? देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं, उतार चढ़ाव, हार जीत, ऊंच नीच, राजनीति में अक्सर ऐसा होता है। हरियाणा जाने से पहले मुझे भी थोड़े से मेरे विश्वास में कमी थी, इतना सब कुछ सीखने करने के बाद भी, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहा था मार्च 2023 से 2023 में। जी। उसके बाद मैं चुनाव हार गया। मुझे लगा कि एक बार की तो दुनिया जैसे ख़त्म हो गई, लेकिन जैसे खिलाड़ी के साथ, एक जज्बे वाले व्यक्ति के साथ होता है जीवन में, जिनका जिक्र आपने किया, जी। मैं उन सब चीज़ों से बाहर आया। तो हरियाणा का चुनाव भी मेरे लिए एक चुनौती था कि पार्टी ने मुझे भरोसा किया। जी। क्यों किया मुझे नहीं पता, ये जिम्मेवारी क्यों दी मुझे भी नहीं पता, लेकिन हरियाणा के बारे में आम चर्चा थी कि वहाँ हम तीसरी बार सरकार ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, इस पर असमंजस था। जी सर। ऐसे में जब पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी तो मैंने उसको चुनौती के रूप में लिया कि शायद ईश्वर और पार्टी मेरी परीक्षा ले रही है और मुझे इस परीक्षा में पास होना है। जी। जैसे मैंने बताया कि मेरी माँ के आशीर्वाद ने काम किया, मेरे तमाम जो समर्थक, शुभचिंतक, कार्यकर्ता, मित्र, सब लोगों ने मेरे लिए दुआ करी कि ये चुनाव हम जीतें। जी। तो हरियाणा का चुनाव मेरे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जैसा था कि जिसने मुझे भरोसा दिया। मुझे सीखने को बहुत मिला।
यानी चुनाव केवल अब महज पुरातन तरीके से नहीं है, चुनाव अपने आप में एक इलेक्शन इंजीनियरिंग है। जी चुनाव में एक अच्छा प्रबंधन चाहिए, अच्छा कैंपेन चाहिए और अच्छी रणनीति चाहिए। तो मुझे इतने वर्षों तक काम करने के बाद, क्योंकि मैं संगठन के मिजाज का व्यक्ति था और इसलिए चुनाव के बारे में बहुत ज़्यादा मेरी अपनी रुचि और मुझे उस तरीके की जानकारी उस रूप में नहीं थी जितनी हरियाणा में मैंने सीखी। और उसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा योगदान था कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और मैंने खूब सीखा। और इसी के कारण उसका जब हरियाणा की जीत हुई तो फिर दिल्ली में लगातार जो दोबारा जिम्मेवारी मिली तो हरियाणा के उस तजुर्बे को वहाँ काम लिया और वहाँ भी हम लोग जीते। जी तो निश्चित रूप से हरियाणा का जो चुनाव की जीत थी वो पार्टी के लिए भी, आइडियोलॉजी के लिए भी और व्यक्तिगत मेरे लिए भी अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था। जी। आज अगर आपको अपने 25 साल के करियर में सिर्फ एक मूवमेंट हाईलाइट करना हो जिसके लिए आप ट्रूली प्राउड हो, वो क्या होगा सर? कठिन सवाल है, क्योंकि हर आदमी के जीवन में इतने सारे संस्मरण, इतने सारे एपिसोड, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि किसको प्राथमिकता दे। अच्छी भी होती हैं और कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी होते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष के कालखंड के दौरान हम लोग 1998 में चुनाव हार चुके थे, विधानसभा का 33 सीटों पे आए थे और मैं उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना था। मन में ये विचार आया कि फिर लोकसभा के चुनाव आएंगे 99 में और हम लोग अच्छे तरीके से पार्टी के लिए काम करें तो क्या करें। तो उस प्रतिकूलता के बीच में एक योजना बनाई पदयात्रा की। योजना को भी सामाजिक समरसता से जोड़ा कि सद्भाव समुदायों के बीच में कैसे हो। जी। तो स्वाभाविक तौर पर क्षत्रिय वंश के सम्राट पृथ्वीराज चौहान अजमेर में, जिनका अपना एक इतिहास रहा है, जी। ऐसे ही किसान बिरादरी के महाराजा सूरजमल, जिनका मुगलों से लोहा लेने का इतिहास सबको ज्ञात है। जी। फिर उस यात्रा को सामाजिक मकसद से कैसे जोड़ें, तो पेड़ लगाना, रक्तदान करना। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी योजना बनाई। पोखरण का विस्फोट उस समय हुआ था, पूरे देश में उसकी चर्चा थी। वहाँ की माटी लाए, उस माटी को घर घर लेके गए। तो 500 किलोमीटर की वो अद्भुत यात्रा थी जो 1999 में, जिसने वास्तव में मेरे जीवन को बदला। मुझे ऊंचाइयां भी दी, मुझे चर्चाओं में भी लाया और मुझे एक भरोसा पैदा हुआ मेरे खुद के भीतर कि हम प्रतिकूलता में भी काम कर सकते हैं। और उसका नतीजा ये था कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हम लोग लगभग, मुझे ध्यान है कि 14 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरे थे और 9 उसमें हम लोग जीते थे। जी। तो उस यात्रा ने मेरे जीवन को बदला। मैं मानता हूँ कि 25 वर्षों से भी ज़्यादा की यदि विद्यार्थी काल की राजनीति मिला लें तो वो 40 साल के लगभग होती है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा की राजनीति के इन वर्षों में वो मेरा अनुभव अद्भुत था। सर, काफ़ी इंटरव्यूज़ में आप दूरदर्शन केंद्र पर कब्जा करने की बात करते हैं। सर, ये पूरा किस्सा क्या था? ये कश्मीर का जब आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उधमपुर में और मार्च था, जम्मू कश्मीर में। हम लोग इसलिए नहीं जा पाए थे कि हमारी उस समय परीक्षाएं चल रही थी। मैं उस समय लेबर लॉ का डिप्लोमा का स्टूडेंट था जी। और स्टूडेंट यूनियन में मैं जनरल सेक्रेटरी था। 89 की बात है और उधमपुर में हमारे जो साथी थे उनको 10,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जी। तो हमें यह था कि उसकी प्रतिक्रिया में कोई आक्रामक काम करना था, लेकिन जयपुर में परीक्षा देते देते कैसे करें। जी। तो लाइब्रेरी में बैठे बैठे विचार आया, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था और उसके 1-2 दिन बाद ही पेपर था। तो मुझे लगा कि एक सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे और पूरी देश को पता लग जाएगा कि जयपुर में हम उधमपुर के हमारे एबीपी के साथियों के साथ खड़े हैं। जी। तो मैं लाइब्रेरी से नीचे उतर के मुझे कोई साथी मिले, 2-3 लाइब्रेरी में थे, कुछ रास्ते में मिले। करते करते 27 लोग हो गए। हम पैदल पैदल दूरदर्शन केंद्र जयपुर में चले गए। जी। और मन में खुराफात जम गई कि यहाँ से प्रसारण करेंगे देश के नाम। जी। अब ये नहीं पता था कि प्रसारण होता कैसे है। तो हम घुसते घुसते अंदर चले गए।
आश्चर्यजनक रूप से उस समय भी पाकिस्तान के खिलाफ देश में माहौल था, तो वहाँ जितने कर्मचारी सब बाहर आ गए, हिंदुस्तान जिंदाबाद लगाने लग गए। हमें बड़ा भरोसा हुआ। हमने उस पूरे दफ्तर को, पूरे आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया। बाद का काम तो फिल्मी स्टाइल में था। पुलिस आ गई, खूब कुटाई हुई, 7 दिन सेंट्रल जेल में रहे। जो परीक्षा दे रहे थे वो भी जेल से देनी पड़ी। लेकिन वो जो आप 25 में से जो अनुभव पूछ रहे थे, तो कई जो रोचक अनुभव थे उसमें ये भी एक है। जी सर, पिछले 11 सालों से मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, तो इतने समय में क्या बड़े बदलाव आए? देखिए, मुझे लगता है कि 2014 में क्रांति हुई, एक राजनीतिक बदलाव आया और नेतृत्वकर्ता के रूप में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ। जी। मैं बहुत निष्कर्ष रूप में कहूँ तो देश में बहुत सामान्य से चीज़ों से देश के लोगों का जीवन बदला। जी। बैंक अकाउंट, जनधन का खाता कोसों दूर होता था, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये सब चीज़ें थी जिसने आम आदमी का जीवन बदला। स्वच्छ भारत मिशन, जी। शौचालय किसी का उपहास का पात्र हो सकता, लेकिन देश की महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए उससे बड़ी सौगात नहीं हो सकती। जी। ये चीज़ें बदली। भारत की सेना आत्मनिर्भर हुई, भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ, आर्थिक तौर पर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बनी। भारत में ऐसी अभिनव योजनाएं आई जिससे जीवन बदला। रेल नेटवर्क बढ़ा, उड़ान के जरिए हमारे बहुत सारे हवाई अड्डे विकसित हुए। मतलब छोटे से लेके बड़े व्यक्ति तक हर जगह सहूलियत हुई। गांव शहरों से जुड़े। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे नवाचार हुए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए सेक्स रेशो बराबर आया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे जीवन बदला। तो मैं समझता हूँ 11 साल ये भारत के इस जो आपके पहले सवाल थे कि 2029 और 2047, जी, ये इस पूरे उस पड़ाव का एक सोपान था 2011 का ये कालखंड जिसमें देश में बहुत कुछ बदला। सर, आतंकवाद को अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? 11 साल की उपलब्धियों में शुमार है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत की फौज का जो एक अच्छी रणनीति, सटीक रणनीति, यानी आतंकवाद के 9 ठिकाने, और भारत इतना इक्विप्ड है कि 9 के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। आतंकवाद को दुनिया के मंच पर अच्छे तरीके से स्थापित किया। जी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सेना के पराक्रम को और पुष्ट किया, लोगों में भरोसा पैदा किया। तो मुझे लगता है कि दुनिया के कई देशों में आतंकवाद है, लेकिन आतंकवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जितनी सटीक रणनीति भारत सरकार की, हमारी सेनाओं की रही, वो अद्भुत थी। सर, पॉलिटिक्स में सबसे बुरा वक्त कौन सा देखा आपने? कोई ऐसा फेज जो आज के युवाओं के साथ आप साझा करना चाहें? वैसे तो जो मैंने जिक्र किया खट्टे मीठे का, जी। किताब लिखी जा सकती है। अभी नहीं लिखूंगा, रिटायरमेंट पे लिखूंगा। जी सर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं संगठनात्मक रूप से खूब, मेरा अपनी इच्छा होती है, खूब काम किया, बड़ा अनुभव भी है। जी। और उसमें सफलता भी खूब मिली, यश भी मिला। जी। चुनावी राजनीति का व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई बहुत उस तरीके का अनुभव नहीं था। मैं लोगों के लिए काम करता था, पर सामान्य काम, स्ट्रेटेजी वाला काम बहुत ज़्यादा नहीं आता था। जी। और कई बार खुद के लिए आदमी नहीं कर सकता। मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी की 163 सीटें आई। जी। और मैं राजधानी की बिल्कुल नज़दीक की सीट मुझे मिली, पार्टी ने मुझे अवसर दिया, और मात्र 329 वोटों से मैं चुनाव हार गया। वो मेरे लिए एक बड़ा सदमा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा जो मेरे लिए राजनीति में एक मेरा अपना कटु अनुभव है, और मैं उसको एक्सप्रेस करता हूँ। जी। मैं उसमें कोई परहेज नहीं करता, कोई ऐसे दिमाग में भी कोई रिजर्व नहीं रखता कि बचा के रखूँ, लोग बुरा मान जाएंगे। 13 का चुनाव हारने के बाद मैंने, और बहुत अपनी औकात से भी ज़्यादा, क्षमता से भी ज़्यादा पराक्रम किया, पुरुषार्थ किया, और आमेर मेरा अपना जो विधानसभा क्षेत्र था, जी, 5 सालों में इस जज्बे के साथ कि इसको मैं एक उत्कृष्ट और अच्छा विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा, जी, मैंने उसको परिवार की तरह काम किया और उसी तरीके से उसको विकसित करने का काम किया। जी, लोगों ने मुझे 18 में मैंडेट भी दिया, जी, 13 के 18 के बीच के कालखंड में काम को मान्यता भी दी, मैं मानता हूँ। जी, पर चुनावी राजनीति में जब आपको लगे कि ये अवसर आपके लिए, और मैं मेरे लिए नहीं जीता, मैं कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए, मेरे मन में एक विशेष कोशिश होती है कि मैं उनके लिए काम करूं, क्योंकि मेरे लिए
को वो मुझे इज्जत देते हैं, मेरा दुनिया में नाम होता है, तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता है। जी तो मैं कोई पोजीशन के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं अपने उस परिवार के साथ में कि एक बार मैं प्रूव करूं अपने आप को कि हम संगठन के लोग चुनाव जीत सकते हैं, जी अपने बूते पर जीत सकते हैं, सेवा से जीत सकते हैं, भरोसे जीत सकते हैं। तो 23 का जो विधानसभा का चुनाव का जो परिणाम था वो मेरे लिए दुखद था और मेरे लिए वो एक सदमे जैसा था, आघात जैसा था, और उसको मैं खुलेआम कहता हूँ कि उसको मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे मेरी प्रजा पर ज़्यादा भरोसा था। राजनीति में सियासत भी होती है, षड्यंत्र भी होते हैं, विरोध भी होता है, प्रतिकार भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, प्रतिद्वंदिता भी होती है। इसलिए मैंने उस क्षेत्र को परिवार की तरह पाला था, एक बच्चे की तरह, परिवार की तरह, कि हाँ, मेरा यदि मैं जीवन में कभी मुझे अवसर मिले तो मैं यहीं दफन हो जाऊं, ऐसी मेरी मन था कि उस क्षेत्र के लिए मैं समर्पित था। जी इतने जज्बे के बाद यदि परिणाम विपरीत आता है तो मुझे मन में उसकी पीड़ा थी, क्योंकि मेरे एक सपने उस क्षेत्र को लेके थे और वो मेरे लिए नहीं था, कि मैं साबित करना चाहता था। कोविड के उस पूरी भीषण महामारी में मैं दरवाजे दरवाजे घर घर तक गया, विकास के मामले में जो कर सकता था वो किया। विपक्ष के विधायक के नाते विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में 75% अपने क्षेत्र के लिए लड़ा, जी करवाया भी, मनवाया भी, और उसके कारण जब परिणाम विपरीत आया तो मेरे लिए वो दुखद था। तो मेरे राजनीतिक जीवन में जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ का कोई निर्णय था या मेरे जीवन में जो कोई ऐसा समय था, और वो 2023 का चुनाव परिणाम था जब मैं विधानसभा का आमेर से चुनाव हारा। जी सर, आज आपके साथ पुलिस, गार्ड्स, कार्यकर्ता सब लोग आसपास होते हैं, प्राइवेट लाइफ मिस करते हैं आप? मैं जब से समझने लगा था, जब तक नहीं समझता था या व्यस्तता थी या कुछ मेरी अपनी कुछ परिस्थितियां थी, कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं परिवार को गांव से शहर में ले आऊं फिर उस तरीके की, लेकिन मुझे मित्रों ने मदद की, कुछ रास्ते खुले। जी उसके बाद जब से मैं समझने लगा कि परिवार भी व्यक्ति की ताकत होती है, मित्र भी व्यक्ति की ताकत होते हैं, तो मैं, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल अंश कम है और सोशल ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने उसको व्यवस्थित किया, मैं उसको बैलेंस किया, संतुलित किया। तो मैं परिवार जो चाहता है वो सब काम करता हूँ, मित्र जो चाहते हैं वहाँ मेरी हाजिरी बराबर होती है, मैं उनके सुख दुख से लेकर सब कामों में शरीक होता हूँ। और इसलिए मैंने उस चीज़ को संतुलित किया अपने जीवन में। व्यस्तता होती है, कई बार बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, प्राथमिकताएं भी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने उस चीज़ को भी संतुलित किया है। जी सर, काफ़ी लोगों की तरफ से ये सवाल आता है कि बीजेपी का अध्यक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा है अब तक? देखिए, सवाल दिल्ली के लोगों से पूछने लायक है, जी सर, क्योंकि हम उसके मतदाता हैं, बिल्कुल सर। हम निर्णय करने वाले लोग नहीं हैं। जी लेकिन फिर भी मैं आपकी जिज्ञासा के तौर पर इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तिगत सवालों के बाद एकदम से राजनीतिक और पार्टी की पॉलिसी से संबंधित सवाल आ गया, जी तो उसमें इतना ही कह सकता हूं कि बीजेपी अभी भी अकेली एकमात्र पार्टी है जिसमें बूथ के अध्यक्ष से लेकर चुनाव होता है, फिर मंडल का होता है, फिर जिले का, फिर प्रदेश का, फिर राष्ट्रीय स्तर का। जी व्यवस्थित मेंबरशिप होती है दुनिया में, देश की बात नहीं कर रहा, दुनिया में भी इस तरीके की व्यवस्थित मेंबरशिप बीजेपी में ही होती है। जी ऐसे आंतरिक लोकतंत्र के चुनाव बीजेपी में ही होते हैं। ऐसे में ये सवाल मीडिया, सोशल मीडिया में चलता है, जी लेकिन लोग ये सवाल करते वक्त ही भूल जाते हैं कि बीच में कभी पहलगाम होता है, बिल्कुल सर। तो हमें उचित नहीं लगता कि हम कोई चुनाव करके सेलिब्रेशन करें। जी फिर कोई एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो जाता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है, जी तो पार्टी लाजमी है, लेकिन देश से ऊपर पार्टी नहीं है। देश के हमारे नेतृत्वकर्ताओं का ये मानना है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। मुझे लगता है कि जो प्राथमिकताओं के कारण ही विलंब हुआ है। जी सर। सर, राजनीति को आप कैसे देखते हैं? राजनीति को राजनीति की तरह ही देखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि देश में राजनीति को लेकर, राजनेताओं को लेकर, सरकारों को लेकर, शासन को लेकर कई बार बड़े विरोधाभास दिखते हैं। जी जो मैंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र से उपजी हुई चुनाव प्रणाली, उसमें हर आम आदमी को वोट का अधिकार, जी इस तरीके से लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखना, प्रिजर्व रखना, ये हिंदुस्तान की बड़ी ताकत है। जी और इसलिए कई बार राजनीति को लोग थोड़ा घृणा की नज़र से देखते हैं, थोड़ा हेट करते हैं या उसकी नकारात्मक चर्चाएं करते हैं।
पर मुझे लगता है कि ये जो प्रणाली है ये अंग्रेज़ों के, मुगलों के और जो गैर लोकतांत्रिक राज होते थे उनसे तो बेहतर है कि जिसमें आज़ादी से एक व्यक्ति अपनी सरकार को, व्यक्ति को चुन सकता है। जी तो इसलिए पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि सामान्य व्यक्ति इसको सकारात्मक नज़रिए से ले। हाँ, ये ज़रूर है कि नई लीडरशिप को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए, विद्वान लोगों को आना चाहिए, ऊर्जावान लोगों को आना चाहिए। तो आप देखते हैं कि बहुत लोग आ रहे हैं, IITian भी आ रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग भी आ रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन से लोग आ रहे हैं। तो पॉलिटिक्स समाज का, लोकतंत्र का हिस्सा है, इसमें शिरकत करना चाहिए। और मैं तो नए जो नौजवान हैं उनको ये कहूँगा कि आर्थिक तौर पर अपने पैरों पे खड़े होके और फिर राजनीति में प्रवेश करें, जी राजनीति में नेतृत्व करें, क्योंकि ऊर्जा की देश को ज़रूरत है। नई लीडरशिप आए, वो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगह, क्योंकि मताधिकार की आयु 18 वर्ष हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने भी मंडल और ज़िले के पदाधिकारियों की उम्र की मर्यादा तय कर दी। इसका संदेश स्पष्ट है कि राजनीति में अच्छे, ऊर्जावान, पढ़े लिखे, समझदार और काम करने वाले लोगों की अभी और ज़रूरत है। तो लोगों को, मुझे लगता है कि नौजवानों को राजनीति को भी अपने प्रोफेशन के तौर पर अपनाना चाहिए, इसमें आना चाहिए। जी, आपने ज्योग्राफी में PhD किया, लॉ पढ़ा और यूथ एक्टिविज़म किया। ये सब एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इम्पॉसिबल लगता है सर। क्या ये कंसिस्टेंसी कैसे बनी रही? एक तो डिग्रियों का शौक था, जी जो मैंने कहा कि स्टेथोस्कोप का डॉक्टर नहीं बना, तो LLB से इच्छा थी कि हाई कोर्ट में वकालत करें, पर नहीं कर पाए क्योंकि संगठन के काम की व्यस्तता ज़्यादा थी। इस पढ़ाई में थोड़ा इतना समय मिल जाता है कि काम करते करते ही आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने MSc की ज्योग्राफी में, और फिर डॉक्टर बनने की इच्छा थी, तो भले ही कलम वाला बनूं, तो उस जज्बे के कारण ही मैं PhD कर पाया। जी बाकी जो डिप्लोमा थे वो तो उस दौरान की पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए ज़रूरी था, इसलिए एक एडिशनल एडवांटेज मिल गया कि बोनस की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव भी रहे और एक डिग्री भी मिल गई। तो मोटे तौर पर मेरे जैसे बहुत लोगों की हिस्ट्री ऐसी होगी कि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लेते थे और वहाँ पर अपने आप को बरकरार रखते थे और उसके बाद उसका रास्ता तय करते थे। लेकिन मुझे डॉक्टर का टाइटल अच्छा लगता था, इसलिए मैंने उस पर थोड़ी मेहनत करी। जी सर, BJP के अलावा आपका कोई पसंदीदा नेता जिसकी आइडियोलॉजी या थॉट प्रोसेस आपको अच्छे लगते हैं कि यार ये अच्छे काम कर रहे हैं? नहीं, देश में नेता बहुत हुए, मतलब केवल एक पार्टी, क्योंकि जो मैंने कहा ना लोकतंत्र है, तो वो केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं, एक विचार तक सीमित नहीं। दूसरे दलों के नेताओं ने भी बड़ी मिसालें कायम की हैं। जी जैसे मैं छोटा था पर जनता पार्टी में मोरारजी देसाई के बारे में सुनता था, और जब वो उनका देहावसान हुआ तो वो एक सिंपल फ्लैट में थे, देश के प्रधानमंत्री रहे हुए आदमी की कोई एसेट नहीं थी। ये ताजुब की बात है, वो अच्छे लगते थे। चौधरी चरण सिंह जी, क्योंकि समाजवादी और उस परिवेश से निकले थे, उनकी एक बात हमेशा अपील करती है कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है। तो उनके बारे में सुना ये था कि कृषि अर्थव्यवस्था पर उनका बेहतरीन अध्ययन था और बड़े अच्छी उस तरीके। जी सरदार पटेल अपने आप में एक आइकन है कि किन परिस्थितियों में देश का एकीकरण हुआ। लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के लेकिन बहुत विपरीत परिस्थिति में भी। और मैं इसके इतर भी जाऊं तो मतलब लोग ताजुब करेंगे जब मैं बोलूँगा कि मुझे नरसिम्हा राव भी अच्छे लगते हैं कि उन्होंने देश के जिस समय अस्थिरता का वातावरण था लोकतंत्र में, जी उन्होंने 5 साल और बहुत संजीदगी से शासन किया, मतलब सबको साथ लेके चले। और उसके कालांतर में वाजपेयी जी ने भी उस गठबंधन की राजनीति को जिया। जी तो PV नरसिम्हा राव भी इक्वली उस तरीके के व्यक्ति थे कि जिन्होंने, बहुत लोग हैं, मतलब मेरी अपनी लाइकिंग की लंबी फहरिस्त है। जी सर 1982 में जब आप ABVP से जुड़े तब पॉलिटिक्स का मतलब क्या था, और आज 2025 में जब आप पॉलिटिक्स देखते हैं तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बदली? देखिए, समय के हिसाब से चीज़ों में बदलाव आता ही है और राजनीति भी उससे अछूती नहीं है। जी मैं या मेरे से पहले के लोग, जिस समय इतने संसाधन नहीं थे, मीडिया, सोशल मीडिया का प्रभाव नहीं था,
तो पुराने लोगों से सुनते थे कि वो पैदल चलते थे या ऊंट पे चलते थे या बैलगाड़ी पे चलते थे, थोड़ा समय बदला। जी तो तरक्की के दौर में राजनीति में बदलाव आया जी और देश में चुनाव को लेके, इलेक्शन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके रिफॉर्म होते ही रहे। जब मैं आया था तो एक कल्पना मन में थी कि बहुत व्यवस्थित तरीके से, अच्छी तरीके से सेवा के नज़रिए से काम करेंगे। जी बहुत लोग अभी भी करते हैं, मैं उनसे मुझे कोई किसी तरीके का विरोधाभास नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत तेज़ी से राजनीति में जो प्रोफेशनलिज्म आया, जी जो एक व्यवसायीकरण हुआ जिसको कह सकते हैं, और हर लिहाज से चुनाव महंगे हो गए, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, जी मीडिया, सोशल मीडिया आ गया, तो जितनी इसकी सुविधा है उतनी चुनौतियां भी हैं। जी। तो मुझे लगता है कि हर युग का अपना एक सहूलियत भी होती है और एक दुविधा भी होती है। पहले इतने संसाधन नहीं थे, लोगों तक पहुंचना मुश्किल था, और अब आम आदमी का नेता तक पहुंचना बड़ा आसान है, इतना एक्सेस इतना ईजी हो गया। जी तो उसकी भी अपनी चुनौती हैं, अपेक्षाएं भी हैं। जी तो बदलाव तो है, और बदलाव के दोनों पक्ष हैं, कुछ नकारात्मक भी हैं, कुछ सकारात्मक भी हैं। जी पर मुझे लगता है फिर भी एक गौरव इस बात का है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राजनीति के माध्यम से जो लोग सच्चे और खरे लोग हैं, वो लोगों को रिलीफ देते हैं, सेवा करते हैं, समाधान देते हैं। जी तो मैं व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट हूँ कि मैंने जो सोचा और मैं जिस तरीके से राजनीति में आया, जो मैं करना चाहता था, मैं एक विचार से जुड़ा, पार्टी से जुड़ा, और पार्टी ने मुझे अवसर दिया। तो मैं एक इस दौर के में भी मैं अपने आप को संतुष्ट पाता हूँ कि लोग आते हैं दरवाजे पर, कार्यकर्ता आता है, लोग आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसके चेहरे पे मुस्कान दें, उसको समाधान दें। सर, आखिर में यूथ के लिए कोई आपकी तरफ से राय? मेरे ख्याल से मैं इतना ही कहूँगा कि जो मैंने कहा कि राजनीति को प्रोफेशन के रूप में लें, लेकिन आज नया आने वाला जो नौजवान है वो कंडीशन के साथ आता है। जी या तो उसको तुरंत पद चाहिए या फिर टिकट चाहिए। जी मुझे लगता है कि उसको पहले संगठन के काम का अनुभव लेना चाहिए, फिर जनता के काम को समझे, और उसके बाद चुनाव की राजनीति में प्रवेश करे। तो उसके लिए, ऐसे नौजवानों के लिए फिर करने के लिए बहुत कुछ है। उनका एक अच्छा भविष्य भी सामने दिखता भी है, उसकी ज़रूरत भी है। जी तो जो आजकल कहते हैं कि एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। जी मैं नौजवानों को इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर।